Hello, good morning, students. So, now let's start our chapter Women Change the World of Civics, chapter 5. So, इस चैप्टर का हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसको यहाँ तक कवर किया है। अब हम यहाँ से और इससे आगे का जो चैप्टर होता है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वुमेन जो होती है वो मतलब दुनिया को बदल सकती है और औरतों ने दुनिया को बदला भी है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे कि हमने जो पीछे वीडियो थी हम उसमें पढ़े थे कि पंडित रमाबाई के बारे में, जो कि एक पढ़ी लिखी मतलब पढ़ने के लिए उसने कितनी मेहनत की। एक हमने रास सुंदरी देवी को पढ़ा था जो कि बंगाल में रहती थी और उन्होंने 60 ईयर्स की एज के अंदर उसने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। अब हम इसमें अपना आगे का चैप्टर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रुकैया सखावत हुसैन, यहाँ पर अब एक रुकैया सखावत हुसैन एक लेडी होती है जो कि हमारे अर्लियर टाइम के अंदर जब लेडीज़ों को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो उस टाइम उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। रुकैया सखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। तो यहाँ पर जो रुकैया सखावत हुसैन होती है वो एक रिच फैमिली से होती है और उनके पास बहुत ज़मीन होती है। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था बट उन्हें बंगला और इंग्लिश जो होती है सीखने से उनको रोका गया। और उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों की ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था, अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था कि अगर लड़कियां इनको सीख लेंगी तो वो ओपन माइंड हो जाएंगी। लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेज़ी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। तो रुकैया ने ये जो लैंग्वेज होती है इसको सीखा और इस लैंग्वेज के अंदर उन्होंने एक अपना लेख भी लिखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रुकैया सखावत हुसैन वाज बोर्न इनटू ए रिच फैमिली हु ओन ए लॉट ऑफ लैंड। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वाज स्टॉप्ड from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1904 to practice her English skill. When she was merely 25 years old, this story imaged a woman called Sultana who reached a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work, and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. In this Ladyland, the men had been sent into seclusion. Their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. As Sultana traveled in Ladyland with sister Saraha, she awake to realize that she was only dreaming. कि उन्होंने जो सुल्ताना होती है सुल्तानाज ड्रीम स्टोरी उन्होंने लिखी। कहानी में सुल्ताना जो होती है एक लेडी की कल्पना की गई है जो कि लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस था जहां पर लेडीज़ों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की आज़ादी थी। इस स्टोरी में महिलाएं जो होती है वो क्लाउड से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है। लेडी लैंड में जो मैंस होते हैं उनके पास आक्रामक बंदूकें होती हैं। उनके पास कैसी बंदूकें होती है? सेक्लूजन, एग्रेसिव गन्स। और युद्ध के जो हथियार होते हैं स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और मैन जो होता है एक अलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना जो होती है लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल सपना देख रही थी।
तो इस तरह से यहाँ पर जो रुकैया होती है उसकी कहानी होती है। एज यू कैन सी, रुकैया सखावत हुसैन वाज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय जो लेडीजें होती है उनके हवाई जहाज़ और कार चलाने का सपना देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की परमिशन नहीं होती थी। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन and learning had changed Ruqayya's own life. Ruqayya did not stop at getting education just for herself. Her education gave her the power not only dream and write, but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dreams. ओके, तो इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जो जीवन था वो बदल दिया। 1910 में क्या होता है, शी शेयर्ड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये जो रुकैया सखावत हुसैन होती है उनकी कहानी होती है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए। अब हम देखते हैं जो चैप्टर होता है हमारा, उसको आगे हम बढ़ाते हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, येट as we will see there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years. Everybody know about our census कि India has census every 10 years which count the whole population of country. It also gather detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ये जब जनगणना की जाती है हर 10 साल बाद, तो उसके अंदर इन चीज़ों को कवर किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी होती है कंट्री की, किस एज के कितने लोग हैं, स्कूल में जाने वाले ना जाने वाले कौन है, कौन क्या काम करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स like the number of literate people and ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men, जहाँ पर जो हमारी सेंसस होती है 1961 के अंदर जो 40% जो लोग थे वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। तो इस तरह से हमें सेंसस के थ्रू पता लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, कितने लोग लिटरेट होते हैं, कितने इलिटरेट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें सेंसस के थ्रू पता चलती है। कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, दीज फिगर हैव ग्रोन टू 82% for boys and men and 65% for girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. It means कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंसस 2011 होता है उसके अंदर जो फिगर होती है 82% बॉयज़ की होती है और मैन की होती है, 65% जो होती है वो गर्ल्स और वुमेन की होती है। तो ये किस सेंसस से पता लगा हमें, 2011 जो सेंसस होता है उससे हमें पता चलता है। तो ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें सेंसस के थ्रू पता लगती है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी but as you can also see the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. Here is a table that shown the percentage of girls and boys who leave school from different social groups including scheduled caste and scheduled tribe. So here is the table, the average annual dropout rate in school education in percentage. You have probably noticed in above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit, SC and Adivasis from ST backgrounds are less likely to remain in school.
The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in school. It means कि हमने जब ऊपर जो टेबल दी हुई है उसमें जब हमने देखा है तो सब लड़कियों की जो कंपैरिजन होती है उसकी तुलना में जो SC और ST की लड़कियां होती है वो स्कूल छोड़ने की उनकी जो परसेंटेज होती है वो अधिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो SC और ST की जो लड़कियां होती है स्कूल में रहने की उनकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। 2011 की जो सेंसस होती है उससे ये भी पता चलता है कि जो SC और ST की लड़कियों की अपेक्षा जो मॉमडन लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनकी जो प्राइमरी शिक्षा होती है पूरी करने की संभावना और भी कम होती है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 इयर्स तक रह पाती है, जबकि जो अन्य कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी लड़कियां स्कूल में 4 इयर्स तक रहती है, 4 इयर्स तक स्कूल में टाइम बिताती है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन होता है गर्ल्स का, SC ST एंड मुस्लिम गर्ल्स का एंड अदर कम्युनिटीज़ गर्ल्स जो होती हैं उनका। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school in many parts of the country, especially in rural and poor areas. There may not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis. कि जो SC और ST की जो लड़कियां होती हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ की, वो जो बच्चों के स्कूल छोड़ देने के यहाँ पर बहुत से रीज़न होते हैं। देश के जो और पार्ट होते हैं, विशेषकर रूरल एरियाज़ और जो गरीब लोग होते हैं वो नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो वहाँ पर प्रॉपर स्कूल होते हैं न ही वहाँ पर टीचर होते हैं। इफ़ ए स्कूल is not close to people's home and there is no transport like bus or van, parents may not be willing to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. कि स्कूल अगर घर के पास नहीं है और लाने ले जाने की कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है तो अभिभावक क्या करते हैं कि पेरेंट्स लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। यहाँ पर कुछ फैमिली जो होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का जो उनका ख़र्चा होता है वो नहीं उठा पाती, तो ऐसी कंडीशन में वो लड़कों को पहले पढ़ाने की प्रेफरेंस देते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में वो लड़कों को पढ़ाते हैं। मैनी चिल्ड्रंस ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉच। यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट भी होते हैं, किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा या किसी अपने क्लासमेट के द्वारा, जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था। अब यहाँ पर एक परसेंटेज का रेशो दिया हुआ होता है कि कितने जो बॉयज़ होते हैं और कितनी गर्ल्स जो होती है उनका रेशो होता है पढ़ने का, कि सभी लड़के ऑल बॉयज़ 4.36% और ST बॉयज़ जो होते हैं वो 7.02% उनकी परसेंटेज होती है स्कूल जाने की। अब हम देखते हैं वोमेंस मूवमेंट। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव वुमेन्स एंड गर्ल्स now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls have improved. It means कि जो लेडीज़ और गर्ल्स होती हैं उनको पढ़ने का और स्कूल जाने का राइट होता है। जो दूसरे जो फील्ड होते हैं जैसे कि लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल हैज़ इम्प्रूव, जहाँ लड़कियों और गर्ल्स की जो स्थिति होती है वो इम्प्रूव हुई है। These change have not happened automatically. Women individual and collectively have struggled to bring about the change. ये जो चेंज आया है औरतों का ये अपने आप नहीं आया है। औरतों की जो स्थिति बेहतर हुई है, जो अच्छी हुई है, वो अपने आप नहीं आया चेंज। औरतों ने इंडिविजुअल लेवल पर और आपस में मिलकर
इन चेंजेस के लिए क्या किया उन्होंने, स्ट्रगल किए। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन मूवमेंट, और इन स्ट्रगल को क्या बोला जाता है, वुमेन मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दीज इन्वॉल्व मार्क मेक्स इट ए वेरी vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness। कि देश के जो अलग अलग हिस्सों से कई लेडीज़ें और कई जो महिला संगठन होते हैं, मैंने जो वुमेन मूवमेंट होते हैं, इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई मैन भी इस वुमेन मूवमेंट का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन से जुटे लोगों की जो मेहनत होती है, मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन मूवमेंट एज वेल एज द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट ए वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। और उनकी जो विशेषताएं होती है, उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए तरह तरह की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पर अपनाई जाती है। अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस, हियर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल। यहाँ पर हम इनकी एक ग्लिम्स देख सकते हैं, कुछ झांकियाँ देख सकते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं, हम इनकी झांकियाँ देख सकते हैं कि वुमेन स्ट्रगल जो होता है वो किस तरह से होता है। अब हम पढ़ेंगे कैंपेनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कैंपेनिंग। कैंपेन टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स movement. Campaign have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their home, she called domestic violence, some legal protection. It means कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और हिंसा, उसके विरोध में यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया, एक अभियान चलाया जाता है, वुमेन मूवमेंट। वुमेन मूवमेंट का एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इन अभियानों के अंदर क्या होता है, इन जो कैंपेन चलाए जाते हैं, इनके फलस्वरूप कानून भी बने। 2006 में यहाँ पर एक लॉ बनाया है जिससे घर के अंदर जो फिजिकल और मेंटली हिंसा को जो औरतें फेस करती हैं, उन औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है। तो इस तरह का एक लीगल भी एक्ट भी बना है। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू formulate guideline in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institute। कि इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, उनके कारण 1997 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, कार्य के स्थान पर जहाँ वर्क प्लेस होता है लेडीज़ का, वहाँ पर और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर औरतों के साथ होने वाला जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उससे उनको प्रोटेक्शन देने का निर्देश जारी किया है। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन द 1980 फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ। कि एक और उदाहरण देखते हैं, 1980 के जो दशक होता है, सेंचुरी जो होती है, उसमें देश भर के जो महिला संगठन होते हैं, उन्होंने जो डोरी डेथ होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। केस ऑफ यंग ब्राइड बीइंग्स, इसमें क्या होता है कि केस ऑफ यंग ब्राइड बीइंग्स मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स greedy for more dories. Women's group spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming onto street, approaching the courts and by sharing information. क्या होता है कि जो न्यूली मैरिड लेडी जो होती है, उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज के द्वारा उसको दहेज के लालच में मार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो वुमेन संगठन होते हैं, वो इस बात की कड़ी आलोचना करते हैं कि कानून अपराधियों का
कुछ नहीं कर पा रही हैं। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने आंदोलन अदालत के दरवाजे खटखटाए और कोर्ट एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और अपने अनुभव आपस में जानकारियों का आदान प्रदान किया, मतलब अपने अनुभव जो थे उन्होंने शेयर किए। इवेंचुअली दिस बिकम ए पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड द डोरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डोरी। हालांकि क्या होता है कि ये एक समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और न्यूज़पेपर में छाने लगा। जो डोरी से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को पनिशमेंट दी जा सके, उनको पनिश किया जा सके। तो इस तरह से जो लेडीज़ होती है वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है हर जगह पे। ये देखिए, अब देखते हैं रेजिंग अवेयरनेस कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वर्क टू रेज public awareness on women's rights issue. Their message has been spread through street plays, songs and public meeting. यहाँ पर जो रेजिंग अवेयरनेस होती है वो किन किन तरीक़ों से की जा सकती है। तो औरतों के जो अधिकार होते हैं उनमें समाज में जागरूकता बढ़ाने में जो वुमेन मूवमेंट होते हैं वो अपना एक मेन वर्क करते हैं। गीतों के द्वारा जो प्ले होते हैं, स्ट्रीट प्ले, जो कि गलियों में नाटक किए जाते हैं और पब्लिक मीटिंग कर कर उनको अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है प्रोटेस्टिंग, विरोध करना। द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जांपल व्हेन ए लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, public rallies and demonstration are a very powerful way of drawing attention to injustice। कि महिलाओं का यदि महिलाओं का जो हित होते हैं, महिलाओं के जो राइट्स होते हैं उनका उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा जो लेडीज़ों के जो मूवमेंट होते हैं ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और क्या करते हैं, लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो क्या करते हैं, रैलीज़ निकाली जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि बहुत असरकारक तरीके होते हैं। तो इस तरह से उनको जागरूक करके, प्रोटेस्टिंग करके हम कुछ हद तक लेडीज़ों के हक को दिला सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है शोइंग सॉलिडेरिटी। शोइंग सॉलिडेरिटी के अंदर क्या होता था, वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड केसेस। कि न्याय के जो अन्य मुद्दे और औरतों के साथ जो भाईचारा होता है उसको व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल। कि क्वेश्चन होता है कि वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे वर सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से जो वुमेन चेंज द वर्ल्ड चैप्टर हमने किया है उसके अंदर हमने कुछ लेडीज़ों के यहाँ पर एग्जाम्पल लिए और कुछ यहाँ पर तरीके बताए हैं कि किस तरह से हम लेडीज़ों के खिलाफ़ हो रहे जो अत्याचार, अन्याय, वॉयलेंस वगैरह होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको किस हद तक हम उसको दूर कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, इसमें जो वुमेन मूवमेंट होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करती है, और जो महिला संगठन होते हैं यहाँ पर वो भी अपना एक रोल प्ले करता है, और एजुकेशन जो होती है वो इसके अंदर एक मेन रोल प्ले करती है कि यदि हम एजुकेटेड होंगे तो हम अपने अधिकारों को अच्छे से जान सकेंगे। इसलिए इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे। थैंक यू।